8th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट कमीशन मीटिंग है। अब इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कई सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव ये हैं। हुआ क्या कि जब महातिर मोहम्मद करके मलेशिया के एक हेड हुआ करते थे या फिर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थे उनके, तो बीच में उनको थोड़ी सी वो तमन्ना जगी या फिर चुल उठी कि मुझे इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ साथ में जाना चाहिए। उसमें वो पाकिस्तान, टर्की सब मिलके एक ही आवाज़ में ये बोलने लगे, पाकिस्तान, टर्की एंड मलेशिया। इंडिया मलेशिया से बहुत बड़े लेवल के ऊपर पाम ऑयल इंपोर्ट करता था और इंडिया ने मलेशिया के पाम ऑयल को, उनको लगा शायद इंडिया हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, पाम ऑयल हम इंडिया को देते हैं और इंडिया पाम ऑयल की वजह से हमसे हमारे आगे कुछ बोलेगा नहीं, हम चाहे जो मर्जी करते रहें। दूसरा, उसके बाद महातिर मोहम्मद के अपने कई रीज़न थे, उनके अपने सोचने के तरीके की वजह से फिर इंडिया ने मलेशिया की जगह इंडोनेशिया पे फोकस करना शुरू कर दिया। कंपैरेटिवली कंट्री भी बड़ी है और इंडिया के साथ रिसेंट डेज में उसकी एंगेजमेंट भी कंपैरेटिवली बड़ी है और चांसेस हैं कि इंडिया उसको ब्रह्मोस मिसाइल अपनी देगा। अब इंडिया इंडोनेशिया के अंदर कई सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे उसके जावा है, सुमात्रा है। जावा जो है वो बाली है, जावा सुमात्रा, उसका इंडियन हिस्ट्री में उसका लिंक है, महाभारत रामायण से उसके लिंक हैं और उनके कल्चर के अंदर जो है इंडियन कल्चर और वहाँ पर तमिल पॉपुलेशन का अच्छे खासे नंबर में होना, ये सब चीज़ें इंडिया इंडोनेशिया के रिलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करती हैं। प्लस इंडिया से इंडोनेशिया जाने वाले टूरिस्ट है ना, और कई सारे और फैक्टर्स हैं जो इससे इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में रिलेशन कंपैरेटिवली पिछले कुछ सालों से बेटर हुए हैं। हालांकि मलेशिया के साथ जो रिलेशंस हैं, मलेशिया अपनी तरफ से ट्राई कर रहा है कि महातिर मोहम्मद की गलतियों के ऊपर कवर करे, फिर इंडिया को दोबारा इंडिया रिलेशन वैसे मेंटेन करें। लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडोनेशिया की इंपॉर्टेंस हमारे लिए इस करके इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में पड़ता है और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से मलक्का स्ट्रेट क्रॉस करती है, जहाँ से चाइनीज़ ज़्यादातर जो शिप्स हैं, चाइनीज़ कार्गो शिप्स जो हैं उसी मलक्का स्ट्रेट से क्रॉस करते हैं। बासी में इंडिया का अंडमान निकोबार भी पड़ता है। अब ये सारे फैक्टर मिलकर इंडिया के लिए इंडोनेशिया की इंपॉर्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, अगर आप मैप पे देखोगे यू विल फाइंड कि इंडोनेशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड इंडोनेशियाज फॉरेन मिनिस्टर co-chaired 8th India-Indonesia Joint Commission meeting reaffirming cooperation in the defense, maritime security, digital connectivity, infrastructure and regional affairs. India-Indonesia relations at a glance क्या है, historical ties हमारे बीच में, economic cooperation है, maritime partnership है, India-Pacific vision है, comprehensive strategic partnership, ये सब हमारे major concern areas हैं। देन उसके बाद रिसेंट फोकस एरियाज क्या हैं, डिफेंस कॉपरेशन, जिसको मैंने बताया कि इंडिया इसको ब्रह्मोस बेचने के मूड में है और यार ये पोटेंशियल बायर है हमारा इंडोनेशिया। ब्रह्मोस मिसाइल, उसके साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप इसके जो लोकेशन है उसको देखो तो यहाँ पर इंडोनेशिया, इनके बीच में ये मलेशिया, यहाँ पर बोर्नियो आ जाता है, फिर ये छोटे छोटे जावा, सुमात्रा, ये यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का, फिर इसके इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आके फिर इंडिया। इंडिया इधर पैसिफिक ओशन आ गया और यहाँ पे जापान और इधर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ न्यूजीलैंड। तो इंडिया उसके बीच में, दिस इज इंडोनेशिया। तो इंडिया के लिए इंडोनेशिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हिस्टोरिकल फाउंडेशन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1951 के अंदर होती है। एस्टैब्लिश परपीचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप, बिकेम अ फाउंडेशन ऑफ बायलैटरल रिलेशंस। बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में हुई। इंडिया एंड इंडोनेशिया प्लेड की रोल इन द प्रमोशन ऑफ एफ्रो एशियन सॉलिडेरिटी। देन नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर बोथ कंट्रीज वर अमंग द फाउंडिंग फोर्सेज बिहाइंड द मूवमेंट। अब नॉन अलाइंड मूवमेंट आप सब लोगों को याद होगा, नॉन अलाइंड मूवमेंट ये नेहरू जी के टाइम के ऊपर उनके दिमाग की इमेजिनेशन थी, कामयाब हुई या नहीं हुई एक अलग सब्जेक्ट है, फिर आज भी ये रेलेवेंट है। इवोल्यूशन ऑफ द रिलेशंस, लुक ईस्ट पॉलिसी में इंडिया की बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मनमोहन सिंह के टाइम के ऊपर, सॉरी पीवी नरसिम्हा राव के टाइम के ऊपर, मनमोहन सिंह उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे तब ये पॉलिसी आई थी लुक ईस्ट, क्योंकि वेस्ट के साथ हमारे रिलेशन उस टाइम पे बहुत अच्छे नहीं थे, तो दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन ईस्ट की तरफ। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का सेंटर है हमारा इंडोनेशिया। एंड उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2040 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लेके आती है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2018 में। इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड इंपॉर्टेंस का, इंडोनेशिया इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आसियान के अंदर। मेजर एरियाज कोल हैं, पाम ऑयल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पाम ऑयल है, फार्मास्यूटिकल हैं, इंडिया एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स और इंजीनियरिंग गुड्स में हमारे बीच में कॉपरेशन है।
चैलेंजेस क्या है? ट्रेड डेफिसिट है, हैवी इंपोर्ट ऑफ पाम ऑयल एंड कोल ऑफन फेवर्स इंडोनेशिया। अब कुल मिला के उन लोगों को अपना सामान बेचना है और सामान के अंदर बेसिकली पाम ऑयल है जिसको हम डालडा घी कहते हैं। पाम और डालडा बहुत सारी जगहों पर ये यूज़ होता है और ख़ासतौर के ऊपर सोप इंडस्ट्री में इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है। सो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप के अंदर इंडोनेशिया ऑक्यूपाई स्ट्रेटेजिक लोकेशन बिटवीन इंडियन ओशन, इंडोनेशिया एंड पैसिफिक, दोनों के बीच में इंडोनेशिया आ रहा है जो हमने बनाया। दिस मेक्स द क्रिटिकल फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये मेजर कंसर्न, मेजर पार्ट है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है एंड कॉम्प्लीमेंट इंडोनेशिया ग्लोबल मैरीटाइम फेल्कम विजन है, बेस है हमारा ग्लोबल मैरीटाइम जो विजन है उसका बेस ना। तो इसका मतलब ये है कि इसके आसपास सेंट्रिक एशिया के जो इंडोनेशिया है उसके सेंट्रिक आसपास आप कितनी सारी कंट्रीज आप इमेजिन करें, क्योंकि इंडोनेशिया में लगभग 13,000 आइलैंड्स हैं जहाँ तक मुझे याद है, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी हों, 13,000 ही है शायद। और मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडोनेशिया ग्रोइंग रीजनल इन्फ्लुएंस हेल्प्स मेंटेन इन बैलेंसिंग इंडो पैसिफिक ऑर्डर, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इंक्लूड्स सी लैंड सिक्योरिटी। इस करके हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी चाइना के साथ इसके रिलेशन जो हैं इंडोनेशिया के वो बहुत अच्छे नहीं हैं। चाइना और इंडोनेशिया के रिलेशंस में को बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, इस करके इंडिया के लिए चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए फिलीपींस एंड इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन उसके बाद एंटी पायरेसी मेजर्स हैं, नवल एक्सरसाइज है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, काउंटर टेररिज्म में, टेररिस्ट नेटवर्क, रेडिकलाइजेशन, इन सब के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। देन उसके बाद ट्रांसनेशनल क्राइम, उसके बाद कल्चरल लिंकेजेस हैं, शेयर्ड सिविलाइजेशन हेरिटेज, रामायण, महाभारत, हिंदू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ये सब इंडिया इंडोनेशिया को लिंक करते हैं आपस में। कॉन्टिन्यूस टू शेप पीपल टू पीपल रिलेशंस, इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है। आसियान का ये मेंबर है इंडिया, आसियान का फुल मेंबर तो नहीं है। ब्रिक्स में ये मेंबर है, इंडिया मेंबर है, ये नहीं है। G20 एंड IORA, ईस्ट एशिया समिट, इन सब में इन दोनों कंट्रीज़ का रोल जो है इंपॉर्टेंट हो। चैलेंजेस क्या है? इकोनॉमिक है, ट्रेड इम्बैलेंस है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। बड़ा इंपोर्ट जो है वो पाम ऑयल का बेसिकली, लिमिटेड एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन है, स्ट्रेटेजिक इंडो पैसिफिक कंपटीशन है, रीजनल जियोपॉलिटिकल टेंशन है, देन राइजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द रीजन। अब बड़ा एक रीजन ये है। वे फॉरवर्ड में क्या है? ब्लू इकोनॉमिक ऑपरेशन में हम लोग काम करेंगे, डिफेंस इंडस्ट्री पार्टनरशिप, डिजिटल कनेक्टिविटी, सप्लाई चेन रेजिलियंस, टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज, मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन, सब एरियाज में इंडिया चाइना, इंडिया इंडोनेशिया मिलकर काम करेंगे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडो पैसिफिक, आसियान है, ग्लोबल मैरीटाइम फेल्क्रम है, फेल्क्रम मतलब बेस, देन मैरीटाइम सिक्योरिटी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी एंड IORA।